हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और रिस्पांस देख के और भी अच्छा लगता है, आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। देख के अच्छा फील होता है, लगता है कि चलो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ा सफल हो रहा है ना। इसी तरह लगे रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे अभी भी नहीं कर पा रहे हैं उनसे मैं प्लीज़ आप लोग करो होमवर्क, अभी भी कंटिन्यू करो और होमवर्क अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ चलो देखो सर मैं होमवर्क कर रहा हूँ, किसी को शो करने के लिए होमवर्क नहीं करना है, खुद के लिए करना है ना। खुद के लिए करोगे तो फिर और आपको खुद ही कुछ दिनों बाद फील होगा कि हाँ मुझ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है। तो सीताराम बाल विद्या निकेतन की तरफ से सारे बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं या उनके बाहर के भी कुछ बच्चे हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं 9th स्टैंडर्ड के लिए ये 3rd वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, 2 महीने पहले डाला था। और एक और बात मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, जैसे जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें, अगर वेदर आप 10th में भी पढ़ते हो तो अगर वो 8th के भी वीडियोज़ आप देखते हो, आपके पास टाइम है अभी, वेदर आप 8th के वीडियोज़ देखते हो या 9th के वीडियोज़ देखते हो, आपको फ़ायदा ही होगा। आप कभी देख के ट्राई करना, आपको फ़ायदा ही होने वाला है कि नहीं। तो आप वो वीडियोस भी देखो, सीखो। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ भी बोली है जो कि मैंने 10th की वीडियोस में नहीं बोला, तो वो वीडियोस भी आप देखो और सीखो। अगर होमवर्क के लिए टाइम है आपके पास, जो कि है मुझे पता है, तो आप वो भी करो। ठीक है। बहुत सारे 11th के बच्चे हैं जिन्होंने ये वीडियोस फॉलो करना स्टार्ट किया है। वो 11th में पढ़ते हैं बट स्टिल वो वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और होमवर्क भी कर रहे हैं और मुझे भेज भी रहे हैं कि देखो सर ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आप खुद ही समझो कि वो 11th में होके जब ये चीज़ें कर सकता है तो हम लोग 9th या 10th में होके 8th में होके तो कर ही सकते हैं, है ना। या फिर कोई और भी नीचे के बच्चा है तो बच्चे हैं, तो उन पेरेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप भी बच्चों को वीडियो दिखाइए, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैंने समझाया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उनको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही बेसिक से मैंने बताया तो वो आराम से समझ सकते हैं और आगे उनको काम ही आएगा, है ना। तो प्रॉपर वो चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग सिलेबस के अनुसार उस स्टैंडर्ड में। अगर वो 8th के लिए तो 8th में पढ़ते हैं, 9th के लिए तो 9th में पढ़ते हैं, 10th के लिए तो 10th में पढ़ते हैं, बट वो चीज़ें पहले भी पढ़ी जा सकती है ना। और मैं इसके कुछ एग्जांपल बाद में आपको बताऊंगा दूसरे वीडियोस में कि कैसे पहले ही आगे की चीज़ें पहले ही पढ़ के और किस तरह से आगे मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। वो मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा कि उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ है कुछ बच्चों का। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको पता ही है नंबर सिस्टम चल रहा है अपना, नंबर सिस्टम। तो मैंने लास्ट डे आपको बताया था कि रिकरिंग अगर हो कोई डेसिमल तो उसे कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कोई भी डेसिमल है वो रिकरिंग फॉर्म में है तो उसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। ये सब मैंने आपको बताया था कि डेसिमल फॉर्म में हो तो कैसे करते हैं। आगे आज मैं थोड़ा आगे की चीज़ें देखता हूँ, थोड़ा ये जल्दी मैं ख़त्म करता हूँ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये सिलेबस में है, ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ रियल नंबर लाइन। ठीक है। आपने ये बचपन में भी देखा है और मैंने एक दूसरे वीडियो में भी बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में निपटाता हूँ, 0 1 2 3, या इधर होता तो -1 -2 -3। ये सारे क्या होते हैं बताइए। ये सब नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, जो से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनका बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 है। ठीक है। तो ये प्रॉपर ग्राफ पेपर पे और भी अच्छा दिखता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा हर एक वन डिस्टेंस आपको ज़्यादा कम दिख रहा होगा, बट ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे बात होती है रैशनल नंबर की, कि आपके पास अगर 1/4 होता तो उसे आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आप लिख सकते हैं 0 1 2, मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। तो 1/4 मीन्स क्या, 1 का 1/4। तो आप ये है टोटल लेंथ 1, उसका 1/4 कर दीजिए, 1 2 3, देखिए 1 2, ये और ये 4 पार्ट हो गए, है ना। तो आप खुद समझ गए होंगे आप कि ये क्या हो गया 1/4, ये क्या हो गया 2/4, दैट इज़ 1/2, एंड दिस इज़ 3/4। ठीक है।
तो यहाँ पे आपने 1/4 को भी रिप्रेजेंट कर दिया, 3/4 को भी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो 1 क्या है, 4/4। अब यहीं पे सवाल होता, बताओ 5/4 क्या है, तो 5/4 1 के आगे चला जाता, 5/4। अब मैंने उसका जो मेजरमेंट था वही तो चेंज कर दिया ना, पहले 1 से आगे बढ़ रहे थे, 1/4 से आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्या हो गया 5/4, ये क्या हो गया 6/4, ये क्या हो गया 7/4। सिंपल है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये जैसे 5/4 सिर्फ ये तो हम लोगों ने 1/4 से स्टार्ट किया, तो 5/4 रिप्रेजेंट करना इजी था। बट अगर वही मैं स्टार्ट करता सीधे ही आपके पास सामने सवाल होता 8/3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो क्या करते? तो पहला काम आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। किस में? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, पूर्णांक में कन्वर्ट करना, है ना। जैसे 8/3 है तो इसे अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 3 2 6, कैरी क्या बचा 2, मीन्स रिमाइंडर 2 बचा बाय 3। क्या मैंने सब सही लिखा है? मीन्स ये क्या हो गया, इसको ही ये भी लिखते हैं 2 + 2/3 इसे लिखा जा सकता है। अगर किसी को नहीं पता ये चीज़, तो इसे क्या 2 + 2/3 को 2 and 2/3 लिख सकते हैं। कभी अगर आपको ऐड करना हो 8 + 9/3, 9/10, तो कैसे करते हैं? 8 × 10 + 9/10। अब याद करो, पूर्णांक में लिखा हो तो भी कैसे करते थे? ये तो करते थे 8 × 10 + 9, ये तो करते थे। दोनों सेम ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते अब इसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये नंबर लाइन बना दिया मैंने, ये 0। अब नेगेटिव का कोई काम नहीं है ना। नेगेटिव लेफ्ट साइड होता है, जितना राइट साइड बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव आता जाएगा। 1 2 3। अब सबको पता है कि 2 and 2/3 किधर रहने वाला है, 2 and 3 के बीच में रहने वाला है ना। तो 2 और ये डिस्टेंस 1 है, इस 1 का 2/3 पार्ट अपने को 2 में ऐड करना है। तो ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3, 3 पार्ट में बांट दिया। तो ये 2 and 1/3 ये हो गया, 2 and 2/3 ये हो गया, यही तो चाहिए था। ये क्या है 8/3, ठीक है, क्योंकि ये 2 and 2/3 यही है ना। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अभी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये आसान है, ठीक है। आई एम सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। ये किसके बारे में था? रैशनल नंबर के बारे में। अगर वही डेसिमल हो तो कैसे करते हैं? अगर सपोज 2.5 को रिप्रेजेंट करना है, या फिर यहीं पे मैं 2.3 लिख देता हूँ, या यहीं पे 2.4 लिख देता हूँ, इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? 0 1 2 3। अब आपको पता है कि 2 के बाद 10 बराबर, जब आपके सामने कभी स्केल आता है, स्केल पे आप जब देखते हो तो क्या रहता है सेंटीमीटर में? 1 सेंटीमीटर रहता है। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो पहला मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ऐसे आता है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि जब दो नंबर्स हैं, अगर सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो ये 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया, 2.4 हो गया, 2.5 हो गया, 2.6 हो गया, 2.7, 2.8, 2.9 और 3, है कि नहीं? तो यहाँ सारे नंबर हो चुके हैं। ये नंबर 2.3 चाहिए था, तो ये 2.3 है। 2.5 चाहिए था, ये 2.5 है। 2.4 चाहिए था, तो ये 2.4 है ना। तो बहुत आसान है। अब कोई बच्चा मेरे से सवाल पूछेगा, सर आप बताइए फिर 2.31 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो अगर 2.31 को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो सिलेबस के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको भी पता है कि 2.31 किधर होगा, 2.3 और 2.4 के बीच होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे बताता हूँ। अब क्या करो, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग करना। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग करना। मैग्नीफाइंग करना मीन्स मैग्नीफाइंग करना मीन्स क्या? बड़ा करना, ठीक है। ये 2.3 ले लिया, ये 2.4 ले लिया, अपने मर्जी के हिसाब से। तो फिर आप बताओ, इसको 10 बराबर पार्ट में बांटेंगे तो क्या होगा? 2.31, 2.32, 2. ये हो जाएगा 2.31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। मैं अब स्केल रख के तो कर नहीं रहा हूँ, सब बराबर बराबर होगा, बट मुझे अंदाज़ा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। तो ये क्या हो गया? 2.31 हो गया, है ना। ये क्या हो गया? 2.31 हो गया, ठीक है। आगे और ये क्या हो गया? 2. क्या हो गया बताइए? 39 हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है?
तो इस तरह से हम लोग अगर मैग्नीफाइंग, इसको इस मेथड को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग मेथड। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह, और ये पीछे भी आपने कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपने सीखा कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, कि अगर कई तरह से रिप्रेजेंट करना सीखा, कि अगर रैशनल फॉर्म में ही है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, रैशनल फॉर्म में ही है, जैसे यहाँ पे रैशनल फॉर्म में ही था, क्या था रैशनल फॉर्म में, 8/3 था, तो 8/3 को कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 and 2/3 लिखा, वो क्या हो गया, 2 + 2/3 हो गया, उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। और वही डेसिमल फॉर्म में जब था, तो डेसिमल फॉर्म में था, उसे भी कैसे रिप्रेजेंट किया, नीचे है वो। ठीक है, मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ किस तरह से करते हैं, 1 मिनट। नीचे अगर जाएंगे हम लोग तो देखिए डेसिमल वाले डिजिट्स को कैसे किया है, डेसिमल वाले डिजिट्स को क्या लिखा है, अगर 2.1 करना था तो 2.1 को ऊपर किया है इधर, है ना, इसी में 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 सब है इसमें। और उसी में अगर 2.31 को करना था, उसे कैसे किया हम लोगों ने, उसे मैग्नीफाई किया, मीन्स उन दोनों जो वो छोटा सा नंबर था उसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया और उसे इधर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा 2.31 को रिप्रेजेंट करने, तो आप जैसे मैंने ये लास्ट में किया है ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पे सवाल होता अगर 2.327 को रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे करते हैं, अब वही कहानी है। 2.327 जो होगा, आप ही बताइए किधर होगा, 2.327 जो होगा वो 2.33 और 2.32 के बीच होगा, तो ये 2.31 है, ये 2.32 है, और ये पॉइंट क्या है, 2.33 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब 2.32 और 2.33, तो ऐसे ही इसको भी करेंगे, ये थोड़ा इसको बड़ा किया और ये इधर इसको बड़ा किया, ये क्या हो गया बताइए, 2.32, और ये क्या हो गया, 2.33। ठीक है, अब इसको अगर 10 बराबर पार्ट में बांट दें तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे ही 2.321, ये हो गया 2.321, 2.322, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328। अब ये अब समझ जाना, ये बीच में एक ही होगा, 2.329, तो ये क्या हो, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, ये अपना आंसर हो गया 2.327। ठीक है, इस तरह से इस मेथड से आप डेसिमल के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताया है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई भी डाउट होगा कि मैग्नीफाइंग मेथड से किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे इन डेसिमल नंबर्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो। उससे पहले मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको। होमवर्क में कुछ दूसरे कलर से लिखता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा भी लगे। अभी मैं येलोइश टाइप में चल रहा हूँ, तो चलो ब्लूइश टाइप में चलते हैं, ये कलर। ठीक है, होमवर्क पहला सवाल इससे रिलेटेड ही दे रहा हूँ मैं। रिप्रेजेंट द नंबर 3/5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, दूसरा, फाइंड अ फ्रैक्शन बिटवीन 3/8 एंड 2/5। ये क्वेश्चन अगर पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है वैसे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, या ये रहने देते हैं, एक और दे देता हूँ मैं आपको। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन -3.26 -8, ये आपको अलग अलग दिखाना है। हाँ, ऐसा नहीं कि एक में ही दिखा दिया मैंने, वो काम नहीं करना है, अलग अलग आपको दिखाना है। पहला ये था, इसका सब पार्ट। दूसरा, -13.82। तीसरा, 7.931। चौथा,
18 पॉइंट, ऐसे नहीं कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 वहाँ तक दिखाना है, आप सीधे 15 से स्टार्ट कर सकते हो, 15 16 17 18 है ना, 19। अब 18 19 को हम लोग मैग्नीफाई कर देंगे, 18.7352, 4 डिजिट दे दिया मैंने। अब इसको रिप्रेजेंट करके दिखा आप नंबर लाइन पे, ठीक है। एक पेज में एक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, टाइम दो, जो क्वेश्चन दिया गया वही करो। कई लोगों ने मैंने देखा 9th के नहीं किसी और स्टैंडर्ड के थे जिनको होमवर्क दिया गया बट वो अधूरा होमवर्क करके भेज रहे थे, तो बेटर है कि आप पूरा करें, क्योंकि मैं तो देखूंगा, मैं कंप्लीटली चेक करूंगा अच्छे से। आगे अब बढ़ते हैं, ये था रैशनल नंबर की बात है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ये मैं ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती कर रहा हूँ जिससे थोड़ा देख के कुछ अलग सा लगे। इर्रेशनल नंबर देखो, मेरे पास स्केच पेन भी है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है, पेंसिल भी है मेरे पास, स्केल भी है, बाकी चीज़ों का भी यूज़ किया जा सकता है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छा से, बट ठीक है, आगे मैं ध्यान रखूँगा। ये इर्रेशनल नंबर, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा और करता हूँ। अब ठीक है, ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है इर्रेशनल नंबर, तो ठीक है, होगी मस्ती की बात है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता है, या फिर एक ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उसे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और वो नॉन रिकरिंग हो। लेकिन इसको और भी छोटे तरीके से इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, लिखूँ मैं, ऑल इर्रेशनल नंबर या फिर ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। सिंपल सा लैंग्वेज है ना, विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ज़्यादा कंफ्यूज क्यों ना, अब रैशनल अपने को पता है जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था, दीज आर नॉन रिकरिंग as well as नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, फिर से लिख दिया। अब इसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, क्या होगा, √2, और क्या हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 4, और क्या हो सकता है 2 + √3, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। और क्या हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √5, और क्या हो सकता है 4th रूट ऑफ 5th रूट ऑफ 6th रूट ऑफ 7, और क्या हो सकता है पाई के बारे में सुना है, पाई, और क्या हो सकता है ई, ऐसे एटसेट्रा बहुत कुछ हो सकता है इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब नंबर्स इरेशनल क्यों है, क्योंकि ये रैशनल नहीं है, मतलब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसका डेसिमल फॉर्म जो होता है वो नॉन रिकरिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है ना। तो कई बच्चों के मन में सवाल आ गया, ऐसे कैसे सर, बचपन से मैंने पढ़ा है कि पाई बराबर 22/7 होता है ना। अब 22/7 होता है पाई का वैल्यू, तो 22/7 जो होता है वो उसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है। तो कोई बच्चा बोलेगा हाँ अप्रॉक्स ही होता है क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होता है, तो मैं बोलूँगा नहीं, 3.14 भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इससे भी एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.14159, ठीक है 2, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है ना। ये इससे भी अच्छा वैल्यू है, ये इससे भी अच्छा वैल्यू है, ठीक है। तो मन में सवाल आएगा कि सर ये सब नंबर जो आप बोल रहे हो ये अप्रॉक्स है तो क्यों है ना। तो पाई है क्या आखिर, तो मैं आपको बताता हूँ पाई है क्या। पाई है एक ऐसा नंबर जो किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। क्या होता है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अब किसी भी सर्कल का आपने सुना होगा, सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिधि, डायमीटर क्या होता है, व्यास। परिधि और व्यास का जो अनुपात लेते हैं उसे ही पाई बोला जाता है। आपने बचपन से देखा है कि किसी भी सर्कल का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो परिधि 2πr से मतलब पाई का यूज करके परिधि नहीं आया,
है ना। पाई का यूज़ करके परिधि बिल्कुल नहीं आया है। किसका यूज़ करके आया है? परिधि का यूज़ करके पाई आया है। मीन्स क्योंकि पाई इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर है, इसी से पता चला, इसीलिए सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? 2r। तो इधर से पता चला 2 पाया। समझे? तो ये अपने को बताया, बचपन से ही पता चला। मतलब बहुत मैथ्स बचपन मीन्स मैथ्स के बचपन से बहुत जल्दी ही पता चला था कि पाई डिफाइन कर दिया गया था किसी भी सर्कल का, दुनिया के किसी भी वृत्त के लिए उसका परिधि और जो उसका डायमीटर होगा, उसका जो रेशियो होगा, उसे हम लोग पाई बोलेंगे। ठीक है। तो अब कोई ऐसे बोल सकता है, किसी के मन में डाउट आ सकता है, ऐसे कैसे सर? आपने बोला कि पाई एक इरेशनल नंबर है, वो रैशनल हो नहीं सकता। रैशनल क्या होता है? जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सके। तो यहाँ पे कोई भी सर्कल का मैं परिधि माप लूँगा, सर्कमफेरेंस माप लूँगा और डायमीटर उसका माप लूँगा, सर्कमफेरेंस को डायमीटर से भाग देंगे, तो हो तो गया पी बाय क्यू का फॉर्म। तो ऐसे कैसे वो इरेशनल नंबर है? सवाल ये उठ सकता है। तो मैं बोलूँगा कि तुम किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस मीन्स परिधि मापोगे कैसे? कैसे मापोगे? तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि अच्छा सर, एक काम कर सकते हैं, कोई भी वृत्त है उसको मैं एक धागा लूँगा, उस धागा से उसके चारों तरफ मैं घुमा दूंगा ऐसे। बिल्कुल उस पर मैं आपको, चेहरा मेरा दिख नहीं रहा है तो मैं आपको हाथ से समझा नहीं सकता हूँ, बट खुद सोचो आप कि वृत्त को अगर धागे से चारों तरफ ऐसे रख दिया जाए पूरा अच्छे से, और उस धागे को फिर मैं स्ट्रेट करूँगा, सीधा करूँगा, तो वो जितना बड़ा होगा तो उस वृत्त का, सर्कल का सर्कमफेरेंस भी तो उतना ही होगा। आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही बात है, उतना ही होगा। तो मैं बोलूँगा कि उतना ही होगा, लेकिन लगभग उतना होगा, पूरा पूरा उतना नहीं होगा। जितना वृत्त का परिधि है उसके बराबर ही उस धागे की लंबाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब आप सोचो, उस धागे का जो भी मोटाई था, जो भी उसका विड्थ, जो भी उसका थिकनेस था, उससे थोड़ा मोटा धागा लेके देखना। आप कभी चाहो तो करके भी देख सकते हो, थोड़ा मोटा धागा लेके देखना, उससे फिर वही काम करना। किसी भी वृत्त, कोई भी वृत्त लेके उसके चारों तरफ आप करके देखना। तो एक मोटा धागा लोगे तब जो सर्कमफेरेंस आएगा, और एक पतला धागा लोगे तब जो सर्कमफेरेंस आएगा, या फिर और भी चेंज कर दो धागे की मोटाई। तो जैसे जैसे आप धागे की मोटाई चेंज करते जाओगे, सर्कमफेरेंस चेंज होता रहेगा, है ना। उस तरह से सर्कमफेरेंस चेंज होता रहेगा। और तो आप खुद ही सोचो कि धागे की मोटाई जितना कम रखेंगे, सर्कमफेरेंस उतना एक्यूरेट आता रहेगा, उतना परफेक्ट आता रहेगा। लेकिन कितना भी कम करें, थोड़ा सा तो थोड़ा सा रहेगा ही ना, थोड़ा ना थोड़ा उसका थिकनेस रहेगा ही, जिस वजह से जितना होना चाहिए सर्कमफेरेंस उतना नहीं आ पाएगा, लगभग आ पाएगा। तो जो जहाँ भी नंबर्स के केस में लगभग आ गया, अप्रॉक्स आ गया, उसे ही क्या उसको हम लोग, उस वैसे नंबर को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। नाम ही है उसका इर्रेशनल, मतलब सब बराबर नहीं है, वहाँ पे लगभग लगभग बातें होती हैं, है ना। तो आपको, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा कि इर्रेशनल क्यों होता है। ठीक है, धागे की मोटाई चेंज करेंगे उससे सर्कमफेरेंस भी चेंज होगा, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये ई क्या होता है? तो मैं बता दूं, ई भी पाई जैसा ही होता है, ये भी एक ग्रीक लेटर है। इसका यूज़ आगे फ्यूचर में मैं करूँगा, और वीडियोस में मैं बताऊँगा भी कि ई का यूज़ क्या है। बाकी बहुत बहुत आगे की कहानी है वो। मैं थोड़े दिनों में 11th का लेक्चर भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ। 11th का लेक्चर रिकॉर्ड करके जब डालूंगा तो क्या पता उसमें मैं ई के बारे में बताऊँ। ठीक है, वो भी पहले लेक्चर में नहीं, 3-4 लेक्चर के बाद। तो ई का अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होता है। जैसे पाई का 3.14 होता है अप्रॉक्स वैल्यू, वैसे ही ई का अप्रॉक्स वैल्यू भी क्या होता है? 2.71 होता है। ठीक है, क्या कैसे होता है, क्यों होता है, उस पर भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे, है ना। अपने काम की चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है वो। पाई था, पाई के बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई इर्रेशनल नंबर की का डेफिनेशन कि ये इर्रेशनल नंबर होता है। अब कहानी आती है कि सर, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया कि जब इर्रेशनल नंबर, सपोज √2 को जब हम लोग डेसिमल में लिखना स्टार्ट करेंगे, चलो मैं लिख के भी दिखाता हूँ। √2 को जब डेसिमल में लिखो तो क्या होगा? 1.414 होगा। ठीक है, आगे भी जानना है तो 414, 213 ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, कभी रिपीट नहीं होगा। तो ये क्या है? नॉन रिकरिंग भी है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है,
अब ऐसे ही कुछ भी और भी आप √3 अगर आप करके देखना 1.732 होता है, आगे भी चाहिए तो 0508007 होता है, ठीक है। अब करके देखना इतना ही आएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, बढ़ते भी जा रहा है, रुक भी नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आगे। अब यहाँ पे कुछ मैं बोलूँ कि कोई पूछ सकता है कि सर इर्रेशनल नंबर का अगर नेगेटिव लेंगे तो क्या वो भी इर्रेशनल होगा क्या? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल, नेगेटिव नंबर्स का जब आप किसी भी इर्रेशनल नंबर का नेगेटिव लोगे तो वो भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। आगे एक सवाल होगा कि क्या दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा? बताइए, अगर दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा? मन में आपका आएगा हाँ इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इर्रेशनल ही आएगा। तो जवाब होगा कि वो इर्रेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स में लिख देता हूँ। पहला मैं आपको देखो लिखता हूँ, पहला पॉइंट जो इससे पहले मैंने बोला था वो भी लिख लो, काम आता है। नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज एन इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल -√2 -4/5 है ना। दूसरा सम, एक और मैं लिख देता हूँ, सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड एन irrational and an irrational number is always। अब एक नंबर रैशनल है एक इर्रेशनल है, उस केस में आप खुद सोच के देखिए कि उसका जो सम होगा या डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर बात हो रही है दो इर्रेशनल नंबर की तो वो मैं लिख देता हूँ, सम प्रोडक्ट, सम ले लो या फिर आप प्रोडक्ट ले लो, या प्रोडक्ट से पहले मैं और भी लिख देता हूँ, सम डिफरेंस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज either rational और irrational, दोनों ही हो सकता है। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे सिर्फ आप बोल दे रहे हो कि वो रैशनल भी हो सकता है इर्रेशनल भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? अब आप बोलोगे कि सर आप खुद ही सोचो, √2 + √3 ले, वो किधर से रैशनल हो सकता है ना। मैं बोलूँगा सही बात है, √2 + √3 रैशनल है। आप बोलोगे सर 3 + √2 लेके दिखाओ, क्या वो रैशनल है? मैं बोलूँगा बिल्कुल रैशनल है, वो रैशनल है। तो बोलोगे कि फिर आपने कैसे बोला कि वो रैशनल हो सकता है? तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, √2 - √2 बताओ। अगर √2 - √2 को ऐड करें तो, है कि नहीं, फंस गए आप, ये क्या आ गया 0, वो तो रैशनल है। फिर मैं बोलूँगा कि नहीं सर आप 3 + √2 और 3 - √2 को ऐड करके दिखाओ, क्या हो गया, ये 6 आ गया, रैशनल आ गया। तो किसी भी चीज़ में 5-6 एग्जाम्पल देख के, 2-4 एग्जाम्पल में कुछ एक अपने को आंसर मिल गया, वो देख के काम नहीं करेंगे, और परफेक्टली सारे नंबर्स के लिए वो सही होना चाहिए तो ही बोल सकते हैं। तो दो रैशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल या इरैशनल कुछ भी मिल सकता है। आपको चाहिए तो मैं डिफरेंस तो दिख ही रहा है कि √3 और √3 ले लिया, उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ गया, वो तो रैशनल है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। प्रोडक्ट की बात करें तो 3 + √2 और 3 - √2 करो प्रोडक्ट, क्या आएगा, रैशनल आएगा। करके देख लेना, ये क्या आएगा, 9² - √2², क्या आ जाता है देख लेना, 81 - 2 पता नहीं 79, ठीक है। तो प्रोडक्ट सम डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज ईदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर। एक और बात मैं बताता हूँ आपको, एक और पॉइंट इनसे रिलेटेड बता देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर with an irrational number is, आप बताइए, either rational
और इरेशनल। अब यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप, अब ऐसे किसी एक रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही मिलेगा ना, रैशनल कैसे मिलेगा, है ना। 3 को आप सर कुछ भी करके 2 + √3 से मल्टीप्लाई करो, वो इरेशनल ही है। आप 7 को -√7 से मल्टीप्लाई करो, इरेशनल ही है। अब खुद सोचो, 4 मिनट सोचो, एक एग्जांपल आप बताओ मुझे, जब दो, एक रैशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल नंबर मिल जाए, सब में लगभग इरेशनल ही मिलेगा, है कि नहीं, आप करके देख लो, ठीक है। तो फिर ये स्टेटमेंट मैंने लिखा क्यों, तब मैं बोलूँगा एक बात बताओ, 3 + √5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 0 से, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तब तो 0 आ गया ना, तब तो रैशनल आ गया ना, है कि नहीं। तो वापस से वही चीज़ कि हो सकता है कि 99 चीज़ें कोई एक चीज़ दिखाता हो, कोई एक रिलेशन दिखाता हो, बट एक रिलेशन ऐसा मिल गया जो उन सब से अलग था, तो हम लोगों को सेंटेंस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फुल प्रूफ होना चाहिए आपका, एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो आपकी बात को सही नहीं ठहराता, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको मैंने बताई आज इर्रेशनल नंबर के बारे में, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन सॉरी, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आज का होमवर्क है, कुछ नहीं है आज का होमवर्क, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, सबसे पहले तो ये आपको करना है, और इसके साथ साथ इसका नोट्स भी लिखना है, पूरे का कंप्लीट नोट्स भी लिखना है, और आपको शेयर करना है जिस तरह से आप कर रहे हो शेयर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, साफ़ सफाई रखिए, सबसे पहले तो आजकल वही ज़रूरी है, दूरी बनाए रखिए लोगों से, और सब खुद ही सही हो जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस हम लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, और आप लोगों का स्कूल आना सही हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या कहाँ सही है हम लोग, ठीक है, कहाँ